ऑडिट वर्ड्स अराइज ही हुआ तो किसके कारण? कंपनी के कारण। तो अब तुम लोग कंपनी स्पेसिफिक यानी कंपनी एक्ट में जो ऑडिट को लेके बोला है, क्योंकि अब तक जो हम लोग ऑडिट की बात कर रहे थे वो सभी जगह एप्लीकेबल होगा। एक प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट करूं, एक पार्टनरशिप का करूं, एक कंपनी का करूं, बेसिकली ऑडिट सब्जेक्ट की धारणा ही आई, कंपनी बना लिए, ऑडिट एक वर्ड अराइज हो गया था। हाँ, बिजनेस का रूप बदला, आजकल प्रोप्राइटरशिप ये सब में आया, बट ऑडिट कंपनी के कारण ही आया, जिसके कारण हम लोग उसको बार बार स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है, एक लाइन, एजीएम में ऑडिटेड अकाउंट्स को शेयर होल्डर को दिखाना है। वो कंपनी एक्ट में नहीं बोला कि ऑडिट करना है, बोलने की भाषा अलग होती है। कंपनी एक्ट में कहीं नहीं बोला कि कंपनी एक्ट में ऑडिट करना, वो बोला कि जिस दिन आप एजीएम बुलाओगे, कंपनी है, शेयर होल्डर की मीटिंग एजीएम बुलाओगे, हर एक शब्द में क्या करना है, बुलाना है, और उस दिन उस शेयर होल्डर को तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा, ऑडिटेड अकाउंट्स को ही लोगों के सामने क्या करना होगा, दिखाना पड़ेगा, यानी अप्रूव भी करना पड़ेगा। कंपनी की खूबी क्या देखी, शेयर होल्डर को तो ऑफिस में आने नहीं दिया जा रहा है। कंपनी के शेयर होल्डर चुन करके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बैठाया, मैनेजमेंट, तो अलग बात है कि मेजोरिटी शेयर होल्डर उसी में है, लेकिन सारे तो नहीं है। और हमें एज ए शेयर होल्डर कंपनी में आने की इजाजत नहीं है, और जबकि पूरे बिजनेस का रिस्क लिया कौन है, शेयर होल्डर हम ही। ठीक है, हम एक शेयर है तो एक शेयर का लिया, बाकी लोग जितने लिए सबके मालिक है। तो एज ए शेयर होल्डर हमारा अधिकार बनता था ना देखने का कि भाई कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी चल कैसे रही है, खर्चा वर्चा, काम नाम सब कुछ। तो कंपनी एक्ट बोलता है ऑडिटेड अकाउंट्स तो छोड़ ही दो, डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी, दूसरी भाषा में एक तरह से बोल सकते हो एनुअल रिपोर्ट। एक कंपनी का साल भर का क्या होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट एक कंपनी को बनाना है, शेयर होल्डर को देना है, और शेयर होल्डर एक एजीएम में उस पे क्या करेगा, डिस्कशन करेगा। क्यों? क्योंकि साल के 365 दिन वो ऑफिस में आ नहीं सकता, और जिस दिन वो आएगा, जो कि कंपनी एक्ट ने कहा कि आएगा मतलब एजीएम के नाम पे बुलाना पड़ेगा, सारे शेयर होल्डर को उस दिन बुलाना पड़ेगा। अब कोई नहीं आए वो अलग बात है, बट सबका अधिकार बनता है उस एजीएम में आने का, यदि वो शेयर होल्डर है तो। और उस दिन चलो पब्लिक लिमिटेड अपनी एक बात हो गई, लेकिन यदि आप प्राइवेट लिमिटेड हो तो भी, और उस दिन तुम्हें करना क्या है, उस दिन तुम्हें कंपनी का एक पूरा का पूरा, मान लो कि 21-22 का ही एक रिपोर्ट, वो किसका रिपोर्ट है, इन्फोसिस का। क्या है ये रिपोर्ट, क्या दिया, वर्ड क्या है, इंटीग्रेटेड, मतलब सब उसी में है। एनुअल रिपोर्ट 2021-22, 363 पेज। कोई भी कंपनी जिसका भी बोल ले, एचडीएफसी बैंक को भी अपना, अपने शेयर होल्डर को पहले ये सब प्रिंटेड आता था, पहले सारा का सारा क्या था, ये प्रिंटेड था। लॉ में प्रोविजन दे दिया गया कि ठीक है भाई, आप कल डिजिटल भी क्या कर सकते हो, क्योंकि भाई एक एक कॉपी को प्रिंट करने का भी खर्चा पहले 100 रुपया आ जाता था, क्योंकि जब प्रिंट आता था ना तो वो क्वालिटी पेपर होता था, काम चलाओ नहीं, एक बहुत बढ़िया पेपर क्वालिटी में वो प्रिंट होके पूरा रिपोर्ट आता था। अब एज ए शेयर होल्डर जब तेरे को ये रिपोर्ट मिला, तो इस रिपोर्ट से पढ़ करके तू जान ले
कि तेरी कंपनी में क्या हो रहा है, और उस रिपोर्ट के कंटेंट देख क्या लिखा है। उस रिपोर्ट के कंटेंट में क्या है, ओवरव्यू, लीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द रिपोर्ट एंड हाईलाइट, इंट्रोड्यूस टू HDFC बैंक, our presence, our journey, our performance, message from MD and CEO, financial performance, business segment, emerging growth engine, how we create value, our creation model, stakeholder, fatality assessment, 28 नंबर पेज, थोड़ा थोड़ा ही चल रहा, दो पेज, एक पेज। Our strategy in action, external environment, risk management, business continuity management, information and cyber security practice, 52, 32 से 42 थोड़ा चला। Responsible business, environment, customer centrically, digitization, social community, nation building, governance, board of directors, senior management team, 10-year financial highlight, अवार्ड्स, एश्योरेंस, GRI इंडेक्स, कंपनी के बारे में रहा, उसके बिजनेस के बारे में रहा, और अब इसका एक टुकड़ा क्या रहा, फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी यानी लॉ कहता था ये चीज होना जरूरी है आपके रिपोर्ट में, तो उसमें एक टुकड़ा क्या रहा, डायरेक्टर रिपोर्ट, अच्छा खासा है 70 पेज का। ऑडिटर रिपोर्ट तो चल बाहरी आदमी है भाई, डायरेक्टर तो कंपनी को चला रही है, तो वो लोग का 70 पन्ना अपना एक विजन है। और उसके बाद चालू हुआ किसका रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। और इसी तरह से अंत में क्या गया, कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में जानकारी, और 1 साल का काम क्या हुआ, खत्म चला। क्लियर है? तो कंपनियों को ये चीज देना है। अब अपने शेयर होल्डर को हमें तो बहुत चीजों को बहुत सही से परफॉर्म करना भाई। कंपनी का प्रॉफिट कितना, 36,000 करोड़, 37,000 करोड़, और पिछली बार से कितना ज्यादा। कंपनी जितना लोन दी है उसमें से कितने का हाल खस्ता हाल है, 1 रुपया 17 पैसा। 100 रुपया यदि दी है तो 1 रुपया 17 उसके लिए है। नॉन फाइनेंशियल, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचा रही है, कितने राज्यों को उसका बेनिफिट है, कितने ब्रांचेज हैं उसके। अपने बारे में सब कुछ इसमें लिख के दिए कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, और ये सारा का सारा कंपनी कहता है, तो इसी कंपनी के बारे में तुम पढ़ने वाले हो। और किसी को कराना हो या ना कराना हो, कंपनी बनाए ऑडिट तुमको क्या करना हो, करवाना पड़ेगा। पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, ऑडिट होता क्या भाई। दूसरा चैप्टर, ऑडिट करते समय क्या प्रोसेस, तरीका क्या, वर्ड कौन कौन से यूज कर रहे हैं, ऑडिटिंग प्रोसीड्योर एंड टेक्निक। ऑडिट करते वक्त प्रोसीड्योर क्या अपना रहे, टेक्निक क्या अपना रहे। तीसरा चैप्टर क्या था, ऑडिटिंग रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल, वो देखा। चौथा चैप्टर लिया वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये सब तो सब एक ऑडिटिंग के प्रोसेस या ऑडिटिंग के बारे में जनरल बात हो रही थी। अब आ गया सीधे सीधे लॉ पे। लॉ क्या कहता है ऑडिट के लिए, अब कोई हवा पे बात नहीं है, कंपनी हो, ऑडिट के लिए ये सारा बोला गया है और तुमको मानना पड़ेगा, तुमको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बढ़िया पूछा, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या, मतलब हम कंपनी को ऑडिट करने के लिए जिस बंदे को लाएंगे उसकी क्या खूबी, क्वालिफिकेशन क्या।
और नहीं तो हम किसी को भी बैठा देता है। अरे गरू नत्ता गरू जो भी हो, क्लास 5 पास, भाई तू ऑडिटर। बोला भाई, और कंपनी बोली किससे करा रहा? बोला आप कुछ बोले नहीं, हमको लगा ये बढ़िया करता है, इसी में करवा रहा है। तो कंपनी एक्ट में ऑडिटर में सेक्शन 141 ने किसके बारे में बात किया कि कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई? तो 141 में बोला गया कि द मेन पर्पज इज नॉट ओनली ए क्वालिफाइड पर्सन बट रिक्विजिट, और क्या बोला, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन व्हाट? प्रैक्टिस, जिसके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। खाली सीए होने से नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत लोग खाली सीए ही है, पास किए खत्म। पास किए और अगला दिन से नौकरी पे चले गए, सीए इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप भी नहीं लिए। वो एक एसोसिएशन है, उसका एक तो मेंबरशिप चाहिए। आप एलएलबी का एग्जाम पास किए, सीयू वाला डिग्री दे दिया, बोला पास, बोला हो गया, सीधे लॉ में खड़ा हो गए, बाकी लॉयर लोग मार के भगा दिया। बोला भाई ऐसे कैसे आ गया? तो बोला यहां आने के लिए और क्या करना था? बोला बार काउंसिल का मेंबर होना जरूरी। तो बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला उसका फॉर्म भरो, उसका भी इंटरव्यू होगा, 15-20 दिन तुमको ज्ञान दिया जाएगा कि आप लॉयर हो तो आपको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, क्लाइंट से कैसे डील करना नहीं करना, आपको कुछ प्रोफेशनल इथिक्स क्या किए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। उसके बाद ही तुम जाके क्या कर सकता है, वहां पे कोर्ट के उस रूम में खड़ा हो सकता है। उसी तरह ऑडिट करने के लिए भी तेरे पास क्या होना जरूरी? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये मिलेगा कैसे? पास करने के बाद इंस्टीट्यूट बोला कि भाई मेंबरशिप ले, फिर 15 दिन का एक तो ट्रेनिंग कर, फिर एक छोटा सा जो भी उनका एग्जाम है वो कर, फिर तेरे को हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या करेंगे? देंगे। और जब देंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो बहुत सारी चीजें उस समय तेरे ऊपर प्रोफेशनल इथिक्स लागू हो जाएगा। पहला, इसके सिवा जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकता। जब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया तो ना कहीं तू नौकरी कर सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन ठीक है तू कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि मेरे प्रोफेशन की डिग्निटी बरकरार रखनी है। अब तू जहां तहां बिजी है तो प्रैक्टिस ऑडिट कहां से करेगा भाई? लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस निकाल लिए, कहीं नौकरी कर रहे हैं, बट कंपनी को क्या बोले, आपके रजिस्टर में मेरा एम्प्लॉय का नाम नहीं होना चाहिए एज ए एम्प्लॉय। हमको आप सैलरी कच्चे में दोगे, हमको सैलरी क्या करोगे? लोग यही करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस निकाल लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बिना उनको ऑडिट मिलेगा नहीं, लेकिन सिर्फ ऑडिट के भरोसे उनका घर चलेगा नहीं, भूखे मर जाएंगे। अभी तो शुरू ही किए बेचारे, टाइम लगेगा उनको प्रैक्टिस करके धीरे धीरे। तब तक बोलते हैं चलो एक जगह नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी को भी चाहिए एक बढ़िया आदमी। बट तुम कंपनी को बोला ऑन रिकॉर्ड हम तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं रहेगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हम एम्प्लॉय रहा तो मेरा इंस्टीट्यूट मेरा मेंबरशिप खा जाएगा। वो बोलेगा फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तुमको नहीं मिलेगा। सीए तो रहोगे ही, पास आउट है तो डिग्री तो रहेगा ही, बट जब तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तब तक तुमको कोई कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकती। एज ए एम्प्लॉय तुम किसी दूसरे के अंडर काम कर सकता है, बट तुम्हारी अपनी साइनिंग अथॉरिटी, मतलब कि जो भी साइन करने का पार्ट है तुम साइन ही नहीं कर पाएगा इसमें। अब रहा कि क्वालिफिकेशन क्या बोला, सीए, और इसी वर्ड के कारण उस प्रोफेशन को लोग अपना रहे, क्योंकि लॉ ने उसको जगह दे दी। यहां पे जगह यदि और किसी का ले लेता तो वो लोग भी करते ऑडिट। अब ये लॉ लिख कौन रहा है? सीए इंस्टीट्यूट ने लॉ लिखा नहीं, ये लॉ लिखा कौन? मोदी जी, पार्लियामेंट। तो फिर सीएमए इंस्टीट्यूट वाला उसको क्या बोलता है, सर मेरा भी नाम लगा दीजिए इसमें, मेरा भी नाम इसके अंदर क्या करिए,
लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ नहीं तो टैक्स ऑडिट में भी सर ऐसा ही प्रोविजन है, वहां लगा दीजिए। बोला देख भाई तेरा जीएसटी वाला में नाम है, यहाँ 2 जगह पे तेरा नाम नहीं है, इन्हीं का रहेगा। तुम्हारा हाल तुम ही जानो कि भाई क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। ऐसा ऐसा खिलवाड़ करो, घर बैठे बैठे लोग एग्जाम पास कर रहा है। उसके पहले भी उसका प्रैक्टिस का जो सिस्टम नहीं है, मतलब यहाँ दोस्त इंस्टीट्यूट का है, वो अपनी क्वालिटी क्रिएट नहीं कर पाया, वो अपनी क्वालिटी क्रिएट नहीं कर पाया, दोस्त इंस्टीट्यूट का है। उसकी तरह 3 साल प्रॉपर ट्रेनिंग, बढ़िया से एग्जाम लेना, क्वालिटी पर्सन को क्रिएट करना, एक बढ़िया प्रोसेस ट्रेनिंग देना। एक वैल्यू कौन क्रिएट करता है? सरकार नहीं करेगी। जिसको वैल्यू बनानी है वो वैल्यू अपना खुद क्रिएट करेगा ना। चलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, ए पार्टनरशिप फॉर्म, तुम भी जानता प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप। तो एक ऑडिटर के तौर पे तुम पहला वाला रोमन 1 प्रोप्राइटरशिप है, और रोमन 2 क्या है? पार्टनरशिप है। कंपनी पार्टनरशिप फर्म को ऑडिटर अपॉइंट कर ली। अब जब फॉर्म को अपॉइंट की तो अब फॉर्म सोचेगा कि कौन साइन करेगा। क्या लिखा दूसरा? ए पर्सन, कौन होगा क्वालिफिकेशन 141 में? ए पर्सन हु इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस। और दूसरा, ए पार्टनरशिप फॉर्म वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर व्हाट? चार्टर्ड अकाउंटेंट। Holding certificate of practice may also be appointed as the auditor of the company, and in such a case the appointment of an auditor may be made in the name of what? फॉर्म के नाम पे तुम्हें अपॉइंट करना होगा, किसी पार्टनर के नाम पे नहीं। अब फॉर्म सोचेगा कि कौन सा पार्टनर उसका काम करेगा। एंड लास्ट, मेजोरिटी का मतलब नहीं है, 2 पार्टनर है, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पार्टनरशिप फॉर्म में हम किसी के साथ कर सकता है। हम 5 आदमी, मान लें कि हम 3 आदमी पार्टनरशिप में सीए है, उसको लॉयर के तौर पे पार्टनर बना लिया, एक तो इंजीनियर के तौर पे पार्टनर बन गया, एक सीएस के तौर पे पार्टनर बन गया। तो पार्टनरशिप में 4 अलग अलग प्रोफेशन वाला भी तो पार्टनरशिप फॉर्म बना सकता है। उस केस में मेजोरिटी पार्टनर सीए होना चाहिए। अब 2 पार्टनर में एक हम सीए, तू सीए में, तो फिर तो वो अपॉइंट नहीं होगा, फिर वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। इलिजिबिलिटी ऑफ द पार्टनर टू एक्ट एंड साइन। अब पार्टनरशिप फॉर्म तुमने बना तो लिया, तो तीसरा क्या बोला? वेयर ए फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ओनली द पार्टनर्स who are the chartered accountant to act and sign on behalf of the board. फॉर्म का साइन कौन? फॉर्म को अपॉइंट किया है। अब उस फॉर्म में तो लॉयर भी था पार्टनर, साइन करेगा कौन? क्वालिफिकेशन पे कोई ज्ञान नहीं है भाई, सारा ज्ञान किस पे? उधर तो बोल दिया कि सीए होना चाहिए, लेकिन मान ले कि तू सीए है, फिर भी तू ऑडिटर नहीं बन सकता। तेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, फिर भी तू नहीं बन सकता। यदि ये सारे दोष है तो, ये सारे दोष है तो, पहला दोष, बॉडी कॉर्पोरेट कभी ऑडिटर नहीं बन सकता। 4-5 हम लोग चार्टर्ड मिलकर के क्या बनाए? तो कंपनी बना लिया, बोला भाई कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या हो गया? कंपनी। हम लोग 7 ओनर है और 7 के साथ उसी है। और कौन नहीं बन सकता ऑडिटर? क्यों? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यहाँ एक दूसरा सेंस भी था। मेरी कंपनी है, ऑडिटर बाहरी आदमी है, इंडिपेंडेंट है। हम ऑडिटर अपना ही किसी को रख लिया और बोला कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखेगा मेरे घर में, इसीलिए वो हो गया ना कि वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट ही नहीं रहा, वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट ही नहीं रहा। और दूसरा जो तुमने कहा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऐसे भी नहीं मिलने वाला।
तो आप एक ऑफिसर और एम्प्लॉय को कभी भी अपना ऑडिटर नहीं बना सकते। अब खाली यही नहीं, उसके बाद देख और कौन। एग्जाम्पल बता। मैं एक सीए प्रैक्टिस ऑडिटर नहीं बना, मतलब ऑडिटर अप्लाई होना चाहता हूं मिस्टर ए लिमिटेड में। अब ए लिमिटेड में जब गया तो ए लिमिटेड बोला आप ऑडिटर नहीं बन सकते। बोले क्यों? बोले आप किसके साथ पार्टनरशिप में हो? मोहित, वो मेरे यहाँ एम्प्लॉय है, वो मेरे यहाँ क्या है? एम्प्लॉय है। तो मैं नहीं बन सकता बिकॉज तू वहां एम्प्लॉय और मैं तेरे साथ किस में हूं? पार्टनरशिप में हूं। तो क्या लिखा? ए पर्सन हु इज ए पार्टनर हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ व्हाट कंपनी। या फिर मोहित की कंपनी में मैं एम्प्लॉय भी हो सकता था। इसके बाद देख, अब रिश्तेदारी को भी पकड़ लिया। अब हम ऑडिटर बनने जा रहे हैं, बट मेरा लड़का उस कंपनी में क्या है? एम्प्लॉय है। मेरा लड़का उस कंपनी से 10 करोड़ उधार लिया है, या हम ही उधार लिया है। हम ऑडिटर है, कुछ उल्टा लिखेगा तो कंपनी बोलेगी मेरा पैसा दो। मतलब एक वर्ड जान ले, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन का मेन पर्पज एक तो है कि आपका क्या होना जरूरी ऑडिटर के तौर पे? इंडिपेंडेंट। बट आप कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शन में हो कि आप बायस हो जाओगे। आप हो सकता है कि सामने वाले के बारे में कुछ उल्टा सीधा पकड़ में आया और लिखने वाले नहीं हो। और दूसरा, आप कैपेबल भी नहीं हो। आप कैपेबल भी, तो देख, ये तो फिर वही इंडिपेंडेंस वाला होगा। कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, कंपनी के साथ मेरा बिजनेस रिलेशन है, फिर एक रिलेटिव उसमें एम्प्लॉय है, और वो जो बोल रहे थे ए पर्सन हु इज इन अ व्हाट। हाँ, हम कहा अब ये तो देख भाई, उनकी आदमी तो हर एक कहीं ना कहीं तो वो लूप होल क्या करता है कम। लेकिन मनसा क्या था इंस्टीट्यूट का? इंस्टीट्यूट का मनसा ये था कि एक जगह काम पे क्या करो, फोकस रहो। क्या हुआ भाई? पीछे तो चलो, क्या शुरू है? चलो आगे चलो। A person or a partner of a firm who hold him appoints as an auditor of more than what? देख, वो भी एक तो कहानी डाल दिया। ऐसे तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तू ऑलरेडी भी इस कंपनी में ऑडिटर है, अभी किसवा कहां से ले रहा? वही भी इसको संभाल भाई। इंसान है ना तू। अपना रोबोट, मतलब कौन सा मूवी था रजनीकांत का? रोबोट ही था। अब तू रोबोट तो नहीं है ना भाई। तो बोला इससे ज्यादा कंपनी के हो तो आप ऑडिटर नहीं। दोनों कारण है कि आप संभाल नहीं सकते हो सारा काम, क्योंकि वही 2-3 महीने के अंदर सबका क्या करना है? ऑडिट करना है। और दूसरा, तू ही सब काम ले लेगा तो बाकी सीए क्या करेंगे? उनको भी तो काम क्या है? लेकिन बाद वाला आई और जे में क्या बोला? तुम एक लापरवाह इंसान हो, तुम ऑडिटर नहीं बन सकते। क्यों? तुमको कोर्ट ने अपराधी साबित किया है। अब चोरी के रात में जेल गया था और ऑडिटर भी बनेगा? बस कोर्ट ने तुझे अपराधी क्या किया है, और वो सजा जिसमें तू कहीं ना कहीं किसी के साथ क्या किया है? फ्रॉड, मर्डर किया तो ऑडिटर बन सकता है। मर्डर किया है तो, लेकिन तेरा नहीं, फ्रॉड फ्रॉड, मर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। अबे वो दूसरा वर्ड है। 10 साल बीत चुका है। हम मान ले फ्रॉड किया था, जेल गया, हम 15 साल के बाद ऑडिटर बनने जा रहे हैं। अपराध, अब जेल से निकलने के बाद वहां से 10 साल मेरा क्या हुआ है? गुजर चुका, तो हम सुधर चुका होगा। अब क्या हुआ होगा? अब हम सुधर चुका होगा भाई। वहां से 10 साल में हम सुधर चुके, तो अब हम ऑडिटर क्या है?
वापस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा तो ना वो सीधा नहीं जाएगा। चल दूसरा क्या बोला, a person who subsidiary associate any other form of entity engaged in the date of appointment in consulting and specialized services। कहानी वही है कि तुम और भी कोई काम क्या है कर रहा है, एसोसिएट है, तो बोला कि उस केस में आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। एक और था, वो कहाँ गया भाई, इंसॉल्वेंट वाला, ना ना इंसॉल्वेंट वाला तो नहीं करना चाहिए था यार, दिख ही नहीं रहा यार। चलो क्या लिखा गया था ये, डिस्क्वालिफिकेशन। मान ले तू ऑडिटर अपॉइंट हो गया, मान लो, और परसों तेरा लड़का उसमें एम्प्लॉय बन गया, तो डिस्क्वालीफाई हो गया ना। जिस दिन अपॉइंट हुआ उस दिन कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन अभी ऑडिटर के दरमियान रहते ही कोई डिस्क्वालिफिकेशन तेरे साथ क्या हुआ, अटैच हो गया, तो नेचुरली तुमको क्या करना होगा, हट जाना चाहिए। और नहीं हटे तो जबरदस्ती हटा दिया जाएगा, वापस एजी बुलाया जाएगा। वो उनकी प्रोसेस नहीं, उसको कैजुअल वैकेंसी की बात करेंगे, आगे है कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा। नॉर्मली एजीएम में होता है, लेकिन कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर देता है, कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर देता है। सिर्फ उन लोग एजीएम में चुन लिया सब कुछ, अब उन लोग को डर है कि हम क्या करेंगे, किसी लॉ को बुला के आराम से अपना कर लेगा। देख शेयर होल्डर के पास सुप्रीम पावर है, वो बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी क्या कर सकता है, कैसे बुलाया, प्रोसेस है, नोटिस देना, सबको मिलके सबको ही नहीं, एक आदमी कंपनी को नोटिस देगा कि हम चाहते हैं कि ईजीएम बुलाया जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नहीं सुनेगा तो फिर वो चाहेगा सीएलबी एनसीएलटी। तुम 100 रखा है, इसका मतलब तू 100 वाला ईमानदार है और वो 99,000 वाला बेईमान है। अब 99,000 बेईमान है तो तुमको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। देख डेमोक्रेसी में एक मेजोरिटी बोल के रूल है, मेजोरिटी जो चाहता है वही होगा। हाँ माइनॉरिटी एक केस में चल, मेजोरिटी के अगेंस्ट में केस करता है कि मुझे दबाया जा रहा है, तो खाली होने का 141 where a person appointed and an auditor and incurs any of the disqualification mentioned in 141(3) after his appointment he shall vacate his office, अपना ऑफिस खाली करेगा, and such a vacancy shall be deemed to be a what, कैजुअल वैकेंसी। उस तरह की चीजों को कैजुअल वैकेंसी बोला जाएगा। उसके कारण आगे उसको भरना कैसे है वो प्रोसेस अगला टुकड़ा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास बात करेंगे।